हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो शुरू किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक जो था वो स्टेपल्ड वीजा पे था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है और काफी बच्चे इसमें जो है वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या बेसिकली, तो वो जो टॉपिक चल रहा है वो है 13th अमेंडमेंट। किसमें? श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है कि ये न्यूज में क्यों है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। अभी जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली श्रीलंका को अर्ज किया है कि वो इस अमेंडमेंट को लागू करें। क्यों? क्योंकि रानिल विक्रमासिंघे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, अभी रिसेंटली जो है उन्होंने विजिट किया था कहां पर? इंडिया में। और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर, श्रीलंका जाकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी ताकि जो तमिल रिकॉन्सिलिएशन एंड वेलफेयर है और या फिर जो 13th अमेंडमेंट है उसको लागू किया जा सके। तो अब यही चीज जो है वो हमने डिस्कस करनी है कि बेसिकली 13th अमेंडमेंट जो है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ भी आपने चीज समझनी है हमेशा उसकी जड़ के तरफ जाओ, ठीक है, उसकी रूट समझो, क्योंकि अगर आप रूट समझोगे तो आपको टॉपिक समझ आएगा। अभी तक आप ये समझिए कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी मोदी जी ने अर्ज किया है श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि वो 13th अमेंडमेंट को लागू करे। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में क्या था, सबसे पहले हमें जरूरत है समझने की हिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिशर्स हमेशा से उन्होंने इंडिया के अंदर पॉलिसी फॉलो की थी, डिवाइड एंड रूल। यही पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स ने फॉलो की कहां पर? यही पॉलिसी जो थी उन्होंने श्रीलंका के अंदर भी अडॉप्ट की थी। अब जो श्रीलंका के ओरिजिनली रहने वाले थे वो कौन थे? वो थे सिन्हाल्स, राइट। और कुछ तमिल्स जो हैं वो तमिल्स इंडिया वाले पार्ट से जाकर, जो श्रीलंका अगर आप देखेंगे, कुछ कुछ श्रीलंका लगभग ऐसा है, तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर जाकर बस गए थे और कुछ जो पार्ट में इस साइड पर श्रीलंका के बस गए थे। तो जैसे जो तमिल डोमिनेटेड एरियाज थे वो कौन हो गए? नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस। ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्रोविंस, और ये जो था ये श्रीलंका का ईस्टर्न प्रोविंस हो गया। अब यहां पर क्या था? ये जो एरियाज थे ये क्या थे? ये डोमिनेटेड थे बाय तमिल्स। और श्रीलंका के अंदर इन सबको मिलाकर टोटल जो है वहां पर 9 प्रोविंसेस हैं। देयर आर 9 प्रोविंसेस। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो 1978 का 1978 का जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बोला हुआ है? उसने कहा हुआ है कि जो पावर है वो किसके पास होगी? वो सेंटर के पास रहेगी, यानी कि प्रोविंसेस के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। ज्यादा पावर्स किसके, सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास होंगी? सेंटर के पास। और जो प्रोविंसेस हैं, 9 प्रोविंसेस, उनके पास कोई जो पावर है वो नहीं होगी। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो ये तमिल्स थे वो खुद को अकेला महसूस करने लग पड़े, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर उस टाइम पर इतना ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं दे रही थी। बस यही कॉज था जहां से ये सारी जो जड़ शुरू हुई, जिससे कि तमिल्स और सिन्हाल्स के बीच में जो है वो एक दूसरे के लिए दुश्मनी जो है वो पैदा हुई। और यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से शुरू हो गया ब्लडी सिविल वॉर। किसके बीच में? सिन्हाल्स और तमिल्स के बीच में बहुत जबरदस्त सिविल वॉर जो है ये चलता रहा। कहां पर? श्रीलंका के अंदर। और फिर टाइम आया 1986
1987। अब अगर मैं बात करूं कि जो 1987 का अकॉर्ड था वो था क्या, लेकिन उससे पहले क्या था कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कि डोमिनेटेड थी इंडियन तमिल से, वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो कंट्रोल में ना रहें। दे डिड नॉट वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। और उनको क्या चाहिए था, उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी और उनको कुछ फ्रीडम चाहिए थी। तो इसी चीज को लेकर 1987 में एक अकॉर्ड साइन किया गया था। ये किसके बीच में साइन किया गया था, ये उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, राजीव गांधी, और जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धन, इनके बीच में 29 जुलाई 1987 को ये जो अकॉर्ड था ये कोलंबो के अंदर साइन किया गया था, जिसमें मेनली क्या बोला गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो हम श्रीलंका है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अब देखिए जब भी इस चीज को चेंज करना होता है, पावर्स को चेंज करना होता है, तो एक अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती है, अमेंडमेंट मतलब एक चेंज लेकर आना पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होती हैं। ऐसे ही उन्होंने पावर्स देनी थी, किसको, अपनी प्रोविंसेस को पावर देनी थी। पहले उनके पास पावर नहीं थी, प्रोविंसेस के पास सारी की सारी पावर किसके पास थी, सारी की सारी पावर थी सेंटर के पास, यानी कि सेंट्रलाइजेशन थी। अब इन्होंने डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, और उसके लिए जो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी थी वो कौन सी थी, वो थी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब इस अमेंडमेंट के अंडर उन्होंने ये चीज की थी कि हम डेवोल्यूशन देंगे, हम पावर को डेवोल्यूट करेंगे, किसको, हम पावर्स को देंगे प्रोविंशियल्स को, जिसमें यह कहा गया कि जो लैंड और पुलिस है, लैंड और पुलिस वो किसके पास रहेगी, वो सेंटर के पास रहेगी, और बाकी एग्रीकल्चर हो गया, बाकी के जितने भी जो हाउसिंग होगी, सब चीजें होगी, वो किसके पास चली जाएंगी, वो प्रोविंसेस के पास चली जाएंगी। दूसरा इसके अंदर क्या बात की गई थी कि जो तमिल और सिन्हाल लैंग्वेज है, बेसिकली तमिल और इंग्लिश को सिन्हाल लैंग्वेज के बराबर लेकर आया जाएगा, उनको भी जो है वो ऐड किया जाएगा। और जो उस टाइम पर इमरजेंसी लगी हुई थी नॉर्थ और ईस्ट प्रोविंसेस के अंदर, उसको भी वो क्या करेंगे, उसको भी वो हटा लेंगे। राइट, तो ये जो था ये मेन प्रोविजंस थे किस किस के, जो 13th अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट लेकर आनी थी, तो ये थी 13th अमेंडमेंट एक्ट, जो कहां का था, श्रीलंकन के कॉन्स्टिट्यूशन का, पर ये लागू नहीं हो पाया। अब आपको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। 13th अमेंडमेंट में 3 चीजों पर आपने मेनली फोकस करना है। पहली चीज क्या थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी क्या दी जाएगी, अब ऑटोनॉमी दी जाएगी। दूसरी चीज क्या थी कि जो तमिल और इंग्लिश है उसको सिन्हाल लैंग्वेज के बराबर किया जाएगा। और तीसरा जो चीज यहां पर थी वो क्या थी, तीसरी जो चीज थी वो थी कि जो इमरजेंसी है नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस में उसको हटा लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि फिर ये अमेंडमेंट लागू क्यों नहीं हो पाई। देखिए कब का टाइम है, ये 1987 का टाइम है, और आज तक 2023 तक ये लागू ही क्यों नहीं हो पाई। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इसको जैसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, जो 13th अमेंडमेंट थी इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, तो देखिए सबसे पहले तो वहां पर क्या था कि आर्म स्ट्रगल चल रही थी, काफी पुरानी चल रही थी। किस किस के बीच में, LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में आर्म स्ट्रगल चल रही थी। LTT मतलब लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम्स, राइट, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम्स। तो और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही थी। अब था क्या कि जब ये अमेंडमेंट को वहां पर लेकर आया गया, तो जो वहां की सिन्हाला नेशनलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने कहा भाई ये तो तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो किनको, तमिल्स को, यू आर गिविंग टू मच। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उन्होंने ये बोला। जबकि जो LTTE वाले थे उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो बहुत
कम है। तो कोई भी कंसेंसस यहां पर नहीं बन पाए किसी भी कोई मुद्दे पर, वो आखिरी में कोई भी जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर वो नहीं पहुंच पाए। सिन्हालाज ने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा दे रहे हो आप जो तमिल्स को, और एलटीटीई वाले क्या कहते थे, ये बहुत कम था। अब हुआ क्या जी, इसी अमेंडमेंट के अंदर एक बात की गई थी कि हम एक एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर, जो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ये सपोज करो श्रीलंका है, तो जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस था, हम क्या करेंगे, इनको एक कर देंगे। ठीक है, हम इनको मर्ज कर देंगे कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। ठीक, अगर ठीक चला तो बहुत बढ़िया, तो यहां पर काउंसिल बनाई गई और इनको मर्ज किया गया, और उसके बाद यहां पर एज इलेक्शंस जो हैं वो यहां पर कंडक्ट किए गए। और इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद यहां पर जो चीफ मिनिस्टर बने इस प्रोविंस के, उस टाइम पर बने थे अन्नामलाई पेरुमल। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्नामलाई पेरुमल वहां के सीएम बने। और सीएम बनने के बाद उन्होंने कह दिया कि एलम, यानी कि जो हमारी आइलैंड है, श्रीलंका एक आइलैंड है, तो हम ये जो है ये अलग पार्ट बनाएंगे। हम नॉर्थ और ईस्ट प्रोविंस को एक सेपरेट कंट्री बना देंगे। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि हम जो है इसको एक सेपरेट कंट्री बना देंगे। बस यही पॉइंट था जहां से 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लग गई। और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, कहां के, श्रीलंका के, जिनका क्या नाम था, राणा सिंघे प्रेमदासा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया इस काउंसिल को, इस इलेक्शन को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया जब उस चीज का उनको पता लगा। और उन्होंने यहां पर इन प्रोविंसेस के अंदर क्या इंपोज कर दिया, प्रेसिडेंट रूल। नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस में क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, जो कि दिसंबर 2006 तक लगा रहा। देखिए कितनी देर, 2006 अगर हम बात करें तो ये 1988 की बात है, और दिसंबर 2006 तक वहां पर क्या लगा रहा, प्रेसिडेंट रूल लगा रहा। और फिर जो वहां का सुप्रीम कोर्ट था, श्रीलंका का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो सेपरेशन, जो ये मर्जर था, ये जो मर्जर था, ये क्या था, ये बिल्कुल गलत था। इस मर्जर को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को दोबारा फिर से सेपरेट कर दिया गया, किसे, नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस को द्वारा फिर से जो है वो अलग कर दिया गया। और तब से अब तक भी कोई वहां पर जो है इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और तमिल्स जो थे इस चीज को लेकर तब से दुखी जो हैं वो चलते आ रहे हैं। इसकी वजह से ये इंप्लीमेंट वहां पर नहीं हो पाया। और अब जो है, अब जाकर दोबारा फिर से एक उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि श्रीलंका इस अमेंडमेंट को, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर देगा, जिससे कि तमिल्स को थोड़ी ऑटोनॉमी जो है वो वहां पर मिलेगी। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मेरी कोशिश रही कि मैं आपको ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और आपको प्रॉपर समझ आए, इस हिसाब से मैंने करवाने की कोशिश की है। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।